फूल हो गया, यानी जो गाड़ी वगैरह चलती है उससे धुआं निकल, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सब का डिफरेंस यही है, लेकिन कुछ जैसे तशफ़ी बख्श तो डिफरेंस नहीं मिल रहा है कि हम कहीं अगर ऐसा देखें तो हम कह दें कि हाँ ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि अगर देखा जाए तो सिमिलर, मिला जुला कर दोनों काज एक ही जैसा कर रहे हैं। लेकिन मुझे अब ये समझ में आ रहा है ना, मतलब इस क्वेश्चन से, और भी मतलब जैसे PYQs मैंने देखा था कि जहां भी ऐसा क्वेश्चन आया है कि वो कौन सी गैस है जो कि आई को इरिटेट करती है, या जिससे थ्रोट, जिसको जैसे गला वगैरह या रिस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो मुझे ये लगता है कि बिलमुकाबिल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। आप लोगों को क्या लगता है? किसी को कुछ मालूम है नाइट्रोजन डाई और सल्फर डाइऑक्साइड, या कुछ खास डिफरेंस इन दोनों के अंदर? जी कोई बोले। प्रॉपर तो कुछ पता नहीं है यार सादिक भाई, हम लोग का फील्ड ही नहीं है ये, क्या बताया जाए। अब इसमें ऐसा लग रहा है लगने वाली बात को देखने छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ याद रखने वाली और सही आंसर याद रखने वाली बात को पर फॉलो करना पड़ेगा। जी, तो मुझे वैसे वैसे ही लगता था, और मैंने मतलब मेरा एक भाई, मैंने बोला ना छोटा वाला, वो नीट की तैयारी कर रहा, तो मैंने उससे पूछा तो वो मुझे वही बताया कि अगर बिलमुकाबिल देखा जाए तो ये सल्फर ज्यादा हार्ड होती है। और सल्फर के दो तीन कीवर्ड होते हैं, जैसे एक शर्प करके लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ये नुकीली गैस, और वोल्केनिक इरेप्शन जिसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं, जब ज्वालामुखी फट जाती है जिससे आग निकलती है, तो उससे जो गैस निकलती है वो भी सल्फर डाइऑक्साइड ही निकलती है। और ये वेरी स्मेल होती है, यानी बहुत ज्यादा बदबूदार होती है बिलमुकाबिल नाइट्रोजन के। लेकिन नाइट्रोजन अगर हम कहें, जैसे इंजन वगैरह से जो धुआं निकलता है, या कार वगैरह से जो धुआं निकलता है, गाड़ी से नहीं निकलता, उसको तो हम इजिली सूंघ लेते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा कुछ तो होता नहीं है हमें, अगर देखा जाए तो बहुत कम ही लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जनरली अगर देखा जाए तो हम लोग उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि, और सल्फर डाइऑक्साइड का एक ये भी कीवर्ड है ना, ये थर्मल पावर प्लांट से जो निकलती है, जो सारी चीजें जैसे फ्लाई ऐश वगैरह जो निकलता है, तो ये थर्मल पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड की तीन चार कीवर्ड, मतलब उसने मुझे बताया कि अगर देखो कहीं आ जाए कि थर्मल पावर प्लांट से अगर ये नाइट्रोजन या सल्फर इन सब का अगर ऑप्शन हो, अगर वहाँ थर्मल पावर प्लांट का यूज हो, या शर्पेली या नोकेली करके ऐसा कुछ यूज हो, या फिर ये वोल्केनिक इरेप्शन करके ऐसा कुछ यूज हो, तो ये बिला मुबालगा ये सल्फर डाइऑक्साइड ही फिर उसका आंसर हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें तो हमें मालूम है ना कि इसका कीवर्ड क्या होता है, ये ऑर्डरलेस, और यानी और ये कलरलेस, यानी बदबूदार होती है, इसका कलर बिल्कुल अजीब सा होता है। और ये इसमें जब भी आता है ना मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यही होता है ना कि अनबर्ड, जो हमारा फासिल फूल होता है बिल्कुल अनबर्ड होता है, यानी मुकम्मल तौर पर जला नहीं होता है। जैसे कुछ मैंने कल शायद बताया भी था ना कि अगर ये कूड़ा वगैरह गार्बेज जो होता है, अगर एक खुलासा अगर वो आग पाएगा तो वो जल कर मतलब बिल्कुल राख हो जाएगा, और ये जो सुलगता रहता है ना, मतलब मुकम्मल तौर पर जलता नहीं, तो उसमें से जो बदबू निकलती है, तो कहते हैं कि अगर किसी इंसान को कमरे में बंद कर दिया जाए और वही आग रख दी जाए तो वो इंसान मर जाएगा, यानी वो इतनी खतरनाक बदबू होती है। तो इसका कीवर्ड और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन का काज करते हैं ना। हीमोग्लोबिन का मतलब वही होता है कि इंसान के बॉडी में जो खून होता है ना, तो वो लाल होता है हीमोग्लोबिन, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वो जो लालियतपन होती है खून की, वो सब खत्म हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कीवर्ड यही है कि ये हीमोग्लोबिन का काज करते हैं, ये ऑर्डरलेस कलरलेस ये गैस होती है, और ये अनबर्ड हो, मतलब जो आपका फासिल फूल बिल्कुल मतलब मुकम्मल तौर पर जलता नहीं, बिल्कुल अनबर्ड होता है, उसमें से जो बदबू निकलती है उसी से ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है मेरे ख्याल से। मतलब मुझे इन सब का इतनी डिफरेंस मतलब मालूम हो रहा है, लेकिन ये नाइट्रोजन और सल्फर में बिल्कुल तसफ़्फ़ी बख्श में नहीं हो रहा हूँ, कोई समझा भी रहा जिस सादिक ढंग से भाई, समझ में। आप कह रहे मोनोऑक्साइड जो है कलरलेस होती है, बदबूलेस होती है, फिर कह रहा है कि बदबू हम्म। निकलती है, या मैं गलत सुन रहा हूँ? तो मैंने कहा कि कलरलेस, कलरलेस का मतलब क्या है कि ना, मतलब ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस क्या बोलते हैं, ऑर्डरलेस का क्या मतलब होता है? बताइए, वही तो मैं नहीं समझ पा रहा। अच्छा, ऑर्डर मीन्स बदबू होती है ना, तो ये वो होती है, बहुत ज्यादा बदबूदार होती है ना, मैं ऑर्डरलेस बोल रहा हूँ, हाँ सही, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बदबूदार होती है ऑर्डरलेस। बदबूदार होती है ना मतलब? हाँ हाँ हाँ। इसको क्या यूज करते हैं, इसका जो लफ्ज, नहीं हाँ ये
मतलब इसका जो मतलब है ना अम्माद भाई, कलरलेस और ऑर्डरलेस का जो मतलब होता है ना, यानी कम महक, कम महक का मतलब यानी बदबूदार, और कलरलेस का मतलब ये बगैर कलर की यानी बेरंग की ये होती है, जिसका कोई रंग नहीं होता। जैसे कि एक रंग होता है जैसे पीला या लाल या ऑरेंज कलर होता है, तो हम एक पर्टिकुलर कलर बोल देते हैं, ठीक है। और लेकिन जो बगैर कलर वाली होती है उसकी जैसे जो तीन चार कलर नहीं मिले होते, जैसे आग जब जलती है, अगर आप देखें तो मतलब शुरुआती जो होती है, मतलब ऊपर की जो मतलब जो उसकी लवर होती है, मतलब जो ऊपर की तरफ जाती है, कभी नीली होती है कभी पीली भी हो जाती है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है बिल्कुल लाल रहता है। तो ऐसा होता है इसका जो कलरलेस और ऑर्डरलेस का मतलब जो होता है ना, बदबूदार, यानी एक कम महक इसकी होती है। तो कम महक का मतलब यानी ये किसी महक में जाते नहीं, जैसे बहुत सारी महक होती है हम सूंघ के बता देते हैं कि इसकी महक है या इसकी महक है, तो ये उसी के माने में आता है, यानी बिल्कुल सड़ी घटिया गैस, ऐसे बोल सकते हैं। लेस का मतलब यहाँ पर है। मतलब महक होती है इसमें, उसी महक से तो आदमी मर मुराद सकता वही, है। हाँ हाँ बस वही वही समझ लीजिए कि मतलब ओवरऑल यही नाक में बीमारी होती है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट और टू, ये क्वेश्चन है विंड, ये हमारा विंड एनर्जी से क्वेश्चन है, ठीक है। और विंड एनर्जी से क्वेश्चन 2020 में भी पूछे गए थे, लेकिन तब भी पल्ले नहीं पड़ रहे थे, अब भी नहीं पड़ रहे हैं। तो ये विंड फार्म सेट अप ऑन एक्सपोज्ड हिल टॉप और कॉस्ट इन रिमोट एरिया, विंड वेलोसिटीज आर स्टडी इन दीज रिमोट लोकेशन। मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि विंड फार्म जो कि जनरली बनाए जाते हैं या सेटअप किए जाते हैं हिल टॉप, ठीक है, यानी पहाड़ी एरिया में या फिर एक साहिली एरिया में। तो कहते हैं कि विंड वेलोसिटी यानी विंड एनर्जी, विंड वेलोसिटी की जो रफ्तार होती है, ठीक है, यानी जो उसका पंखा होता है, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने देखा भी होगा विंड एनर्जी में जो पंखे लगाए जाते हैं, विंड एनर्जी का शेप कैसा होता है पंखे का। तो कहते हैं कि जो वो वेलोसिटी होती है आर स्टेडी, क्या वो फिक्स होती है उसी मतलब उसी रिमोट लोकेशन एरिया में बिल्कुल फिक्स हो जाती है, मतलब जैसे कि अगर वो दाएं की तरफ लगाई गई है, ठीक है, तो क्या वो उसी एरिया में बिल्कुल फिक्स हो जाती है या फिर वो चारों तरफ घूमती भी है, ये वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट से। तो जैसे विंड एनर्जी आप लोगों को तो मालूम भी है ना, अक्सर बेशतर ये कहाँ लगाई जाती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जैसे हमारा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को कहा जाता है कि ये इंडिया के अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी में तमिलनाडु सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब विंड एनर्जी की उसकी जो जगह है यानी जो फार्म है जहाँ पर विंड एनर्जी लगाई गई है उसको मुपंदल विंडो फार्म बोलते हैं ना इंडिया के अंदर। और ओवरऑल उससे क्वेश्चन भी आया कि इस मतलब इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है, तो वो मतलब तमिलनाडु आता है, ठीक है, तमिलनाडु सबसे ज्यादा है विंड एनर्जी में, और उसका जो विंड फार्म उसको मुपंदल विंड फार्म बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मतलब जनरली जो लगाई जाती है वो आपको मालूम है कि जैसे विंड एनर्जी की दो टाइप होती है ना, एक मतलब जो विंड टरबाइन लगाई जाती है, एक ऑफ शोर होती है एक ऑन शोर होती है। तो ऑफ शोर वो विंड फार्म होता है जो जिसका पंखा जमीन के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, और ऑन शोर वो विंड फार्म होता है जिसका पंखा कहाँ होता है, मतलब पानी के अंदर लगाया जाता है। तो ये तो मतलब सही कह रहे हैं ना कि मतलब हिल टॉप्स या कास्ट इन द रिमोट लोकेशन एरिया, विंड एनर्जी उसी जगह लगाई जाती है जहां पर हवा का मतलब ज्यादा वो हो, चाहे वो पानी वाली एरिया हो या फिर वैसी एरिया हो, पहाड़ी एरिया। और अक्सर बेशतर अगर देखा जाए तो ऐसे ही ये पहाड़ी एरिया में ज्यादा लगाई जाती है जहाँ पर हवा वगैरह अच्छी मिलती है। तो अगर यार एक मिनट, अगर जैसे विंड एनर्जी का शेप आप लोग देखें, ठीक है, विंड एनर्जी के जो पंखे होते हैं, अगर अगर आप कहें तो मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो फिर बताऊं उसमें से क्या है। मैं तो मुझे मेरे भाई ने जो मुझे बताया आज, वो कहता है कि विंड, ये क्या है यार नक्शा आ रहा, हाँ, जैसे हमाद भाई ये जो पंखा है ना मतलब इसका, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या? जी 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 सादिक भाई दिख रहा है। हाँ तो फिर बोले, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उसमें जो सेकंड स्टेटमेंट था ना, उसमें जो सेकंड स्टेटमेंट था उसमें वो यही कह रहा था कि विंड एनर्जी, विंड वेलोसिटी का मतलब होता है ना विंड की स्पीड और स्टेडी, स्टेडी मतलब ना फिक्स होती है कि वो फिक्स होती है उसी रिमोट लोकेशन एरिया में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका जो विंड का जो पंखा है वो किसकी तरफ है, मतलब हम कह सकते हैं कि
ये मतलब जिस तरफ लगाया गया, तो उसका उसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये जिस तरफ लगाया गया है यानी वो उसी एरिया में बिल्कुल फिक्स रहता है, जबकि ये ऐसा नहीं, इसके अंदर जो मेन विंड एनर्जी का जो मामला होता है वो यही होता है, क्योंकि इसका, ठीक है, क्योंकि इसका जो विंड एनर्जी का ये लगा हुआ है ना, अरे यार, ठीक है, इसकी जो विंड एनर्जी की मतलब ये है, हम कह सकते हैं मशीन जो है, ठीक है, ठीक है, ये जो जैसे विंड एनर्जी की जो मशीन जिसके अंदर 3 पंखे लगे हुए हैं, तो कहते हैं कि अगर हवा का बढ़ाव, अगर मान लीजिए ये दाएं की तरफ लगी है ना, और अगर हवा का बढ़ाव या हवा का मतलब जो झोंका हम बोल सकते हैं वो बाएं की तरफ है, तो ये टरबाइन बिल्कुल घूम जाता है, उसी तरफ फिक्स नहीं होता है, यानी ये चारों तरफ घूमता रहता है। और फिर इसके बाद ये जो इसका मतलब ये खंबा है ना, इसी के नीचे तार है, तो फिर जो एनर्जी बनती है इसके अंदर ना, बहुत मतलब ये सारी मशीन वगैरह लगी हुई है, टरबाइन वगैरह लगा हुआ है, ये देखने में छोटा लगता है, ये बहुत बड़ा बड़ा मतलब सब होता है। फिर इसी तार के नीचे से एनर्जी चली आती है, और फिर वहां पर एक जनरेटर होता है, मतलब जो सारे इसके वो होते हैं सिस्टम होते हैं, उसी में ये आती है, फिर यहाँ से ये तार के जरिए कन्वर्ट होकर चली आती है विंड एनर्जी। यानी हमें ओवरऑल ये देखना है ना कि इसमें ये फिक्स नहीं होता है, अगर हवा का झोंका जिस तरफ होता है वो उस तरफ विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए ये घूमती रहती है। ठीक है, तो उस एतबार से अगर हम देखें तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि विंड की जो वेलोसिटी यानी उसकी जो रफ्तार होती है वो उसी रिमोट लोकेशन एरिया में फिक्स नहीं होती है, वो हवा के एतबार से चलती है। अगर आपकी हवा दाएं की है तो वो दाएं घूम जाएगी, अगर आपकी हवा का झोंका यानी तेज बाएं की तरफ तो बाएं की तरफ घूम जाएगी। उससे मतलब यही है कि बस उसको करना है, एनर्जी बनाना है, एनर्जी जनरेट करना, यही है। मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जी जी मतलब बोला करें। सादिक भाई, हवा का रुख जो होता है कभी भी एक नहीं होता है। हाँ वही अगर बात एक ही साइड रखेंगे तो फिर जो है बन ही साल नहीं के जो पाएगी है ना, दो मतलब तीन महीने अगर ही। अगर एक ही साइड रहेगा, मतलब क्या, मतलब उस साइड हवा चली ही ना तो फिर कैसे एनर्जी बनेगी। जी जी, तो और यही हर बात मौसम में हवा अलग अलग साइड से चलती है पूर्वी है। चल क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी मिशन आर देयर अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी ये जिसकी कल बात हुई थी सहवाग एचसी कि मतलब ये 2008 में आया था नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान, तो इसके अंदर कितने प्लान थे, 4 है, 8 है, 12 है, 17 है, ये सबको मालूम होना चाहिए, तो आप लोग बताएं कितना होगा। जी अहमद भाई। ये इसमें 8 है। सादिक, मैं कल पूछ रहा था ना मैं आपसे, जी 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 एक वही। हैबिटेट करके था, एक जी हिमालय जी। करके। थर्ड पे कौन है और सेवेंथ पे कौन है? थर्ड पे हमारा जो है हिमालय वाला, जो आखिर वाला वो हैबिटेट वाला, हैबिटेट से मुराद ना उसके अंदर वो सब आ जाएगा, मतलब वेट वगैरह से रिलेटेड है वो सारी चीजें, हैबिटेट। ओके ओके। हम्म। मैंने काफी जगह पे ढूंढा लेकिन क्या कहते हैं मिला नहीं कहीं पे लिस्ट, पता नहीं क्यों, इसलिए मैंने आपसे मांगा था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो मतलब देखिए ये ना नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, मतलब ये ऐसी टॉपिक है, इससे हमेशा आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हम लोगों की शिफ्ट में सिर्फ फुल फॉर्म पूछा था, और यहाँ पर इजीली सिर्फ इन्होंने पूछ लिया कितने, और बहुत क्वेश्चन उसमें सन पूछ लेगा कि मतलब ये कितने के मतलब कब आया था, 2005 में आया था कि 8 में आया था, 12 में आया था, कब आया था, तो पूछ। Question number 18. In a polluted urban area, which of the following constituent of photochemical smoke has the least concentration part per billion? जैसे कि जगह होती है जिसके अंदर कुछ गैस आती है, ठीक है, वो 3 गैस हैं, तो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन ऐसी गैस है जिसका लीस्ट कंसंट्रेशन होता है, यानी कम फोकस होता है, यानी वो है ही नहीं, वो इसके अंदर आती नहीं है, तो कौन है। कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, मतलब है, मतलब आती है कि नहीं आती, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन विदाउट मीथेन, या ओजोन। तो वही पूछ रहे हैं कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन के लिए कुछ गैस है जो कि फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर आती है, तो वे कह रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसे गैस है जो कि इसमें से नहीं आती, यानी जिनका कम फोकस होता है, लीस्ट ओजोन कंसेंट्रेशन जो है होता है, वो तो गैस है क्या? ओजोन जी। शुआएं है, शुआएं। तो मतलब ओजोन तो जिसको अल्ट्रावायलेट गैस, बोलते हैं। रेडिएशन, यही तो ये वाला जो ओजोन ओजोन है। इसमें नहीं आती है, ये सही कह रहे हैं आप अहमद भाई, इसमें ना ओजोन नहीं आती, इसके अंदर 3 आती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन विदाउट मीथेन, एक वोल्टेलिक आर्गेनिक कंपाउंड आता है, वीओसी जिसको बोलते हैं, आप लोग जरूर नोट कर लें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे अभी आगे पीछे, आप खुद ही। तो एक लिख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फार्मूला है CO,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है NO2। हाइड्रोकार्बन विदाउट मीथेन, इसको ऐसे ही नोट कर लें। और एक आता है VOC, इसको हम बोलते हैं वोल्टेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये 4 चीजें आप लोग लिख लें, और फिर उसके आगे आप लिख लें फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मुलेशन में ये सारी गैसों का बहुत बड़ा हाथ होता है, यानी अक्सर बेशतर इन्हीं की मदद से फोटोकेमिकल स्मोक होता है। हमें असल में ना बहुत ज्यादा हमें मतलब डीप में तो नहीं जाना चाहिए, और ना हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस इतना मालूम होना चाहिए, ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी को हम जहन में रखें, और उस कम से कम इतना मालूम होना चाहिए ना कि मतलब कितनी आती है कितनी नहीं आती है। तो क्योंकि ये सब PYQs क्वेश्चन है, उसी को बेस बना के उन्होंने थोड़ा ऑप्शन चेंज कर दिया, पूछने का अंदाज बदल दिया है, बस कुछ है नहीं। सबसे मेन बात ये याद रखना है कि ओजोन जो है वो कोई गैस नहीं है, वो शुआएं जी हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल रेडिएशंस बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट, तो ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। जो एक्सरे होता है ना, एक्सरे जो, वो बिल्कुल इसी तरह से उसका रिएक्शन होता है। एक्सरे से भी बहुत सी मुश्किलात होती है इंसान को। तो जैसे ओजोन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसी तरह उसको भी उसकी मशीन से जो शुआएं निकलती है वो कुछ इसी तरीके से होती है। ओजोन भी 2 तरह के गुड ओजोन होते हैं। जी 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 सही कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, गुड क्वेश्चन ओजोन नंबर जो 90। गुड ओजोन जी स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ना, क्या स्ट्रेटोस्फेयर। होता है? हाँ गुड मतलब ओजोन इसके का अंदर दो होता है ना, स्टेटोस्फेयर एक होता है टेट्रोस्फेयर। जो स्टेटोस्फेयर में गुड होती है और टेट्रोस्फेयर में बैड होती है, मतलब जिससे हमको खतरा होता है, यानी अगर वही मतलब उसके अंदर होल हो जाता है या वो फट जाती है फूट जाती है तो डायरेक्ट मतलब वो फिर जमीन पर आती है, फिर कोई उसको रोक नहीं सकता। तो जो गुड ओजोन है वही उसको रोके हुए होती है। Question number 90. As per the Sustainable Development Goal 3, one of the target is to reduce under ठीक है 5 mortality। 5 मतलब 5 mortality से मुराद ना 5 एज है, ठीक है। 5 mortality पर 1000 ये लाइव बर्थ टू एटलीस्ट एज लो एज। ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के टारगेट पूछे हैं। अगर हम गोल 3 देखें तो हमारा गोल 3 किससे रिलेट होता है, मतलब हेल्थ से रिलेट होता है ना, कि मतलब हेल्थ तो हमें सबकी अच्छी करनी है। यही है ना सस्टेनेबल जी जी डेवलपमेंट गोल 3। बिल्कुल। तो ये क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कोई समझा है किसी को, समझ नहीं आ रहा? जी जी, हेल्थ सही रहेगी तभी तो टारगेट। वफात की जो होता है ना, बच्चों के मरने की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। मतलब 5 साल से छोटे बच्चे जो है बहुत ज्यादा मरते हैं इंडिया में। उसी के सिलसिले में सवाल है कि वो रेट कहाँ तक लेके जाना है इसको। अच्छा मतलब इन्होंने कितना रिड्यूस कर दिया है ये कह रहे हैं ना? हाँ। हाँ जी, चाइल्ड चाइल्ड डेथ जो है उसका रेशियो कितना कम हुआ है, यानी उसकी शरह कितनी कम हुई है, इन्होंने इसके ऊपर कितना काम किया है ये पूछ रहे हो। क्योंकि देहाती जिंदगी होने में वहां पर फैसिलिटीज नहीं मिलती है, और एक हमला और बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। और वो जी मदर है वो अपनी कमजोरियों की वजह से या बाद में उनकी वफात हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है, या फिर पैदाइश के बाद घरेलू हालात अच्छे ना होने की वजह से, सही मानों में उनको ग़िज़ाई नहीं मिलने की वजह से, जो उनका क्या बोलते हैं, अमवात की जो शरह है वो बढ़ने से, उसके ऊपर फोकस किया गया, काम किया गया। तो वही ये पूछ रहे हैं कि कितना % उसमें काम हुआ है या कितना। जी। तो यही अगर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में देखें तो उसमें तो 2/3 मतलब इन्होंने किया था। 2/3 का मतलब मतलब 2/3 यानी 66%। उससे क्वेश्चन भी आया था ना, मतलब 2020 में आया था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो हमारा 4th है, तो वो भी तो किससे है कि वो तो मतलब वो क्या करेंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को वो रिड्यूस करेंगे, यानी जो बच्चे खत्म हो रहे हैं, तो सही बात है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो हमारा 2000 से 2015 तक था, तो उसके अंदर उन्होंने 2/3 मतलब अचीव किया था। 2/3 से मुराद यानी 2/3 या 66% हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर कितना अभी इन्होंने किया, क्योंकि अभी तो ये चल रहा है ना प्रोग्रेस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अंदर देखिए हमें टारगेट तो मालूम होना चाहिए, वैसे तो मालूम नहीं रहता है,
क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट कहीं क्लियर मिल नहीं रहे हैं कि मतलब अभी विकिपीडिया वगैरह में और बहुत सारी वेबसाइटों को अभी आप विजिट करेंगे तो कुछ मिलता नहीं है खास, मतलब हम क्या लें क्या ना लें तो मालूम नहीं, लेकिन इस मरतबा इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो ये 25 इन्होंने दिया है। तो अब हम लोग ऐसे याद कर लें कि मतलब जो हमारा गोल 3 है इन्होंने कितना रिड्यूस किया है, मतलब जो 5 साल के बच्चे होते हैं मतलब जिनका इंतकाल हो जाता है तो वो वही है 25 इन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर यानी 2 भाई मतलब 20। भाई मेरा सवाल ये जी है कि 75% इन्होंने काम कर लिया है या सिर्फ 25% ही काम किया है, ये नहीं पूछना नहीं, चाह रही अभी एक 25% इन्होंने काम किया, अभी 75 बाकी है। हूँ। बाकी है, ठीक। जी जी, रिड्यूस पूछा है ना। बेहतर। ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पस, ये कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग और यानी सिंचाई वगैरह के मतलब सिंचाई जो खेत की सिंचाई होती है भरते हैं, फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पस के लिए द अवेबिलिटी ऑफ सुटेबल वाटर आउट ऑफ अर्थ टोटल वाटर सप्लाई इज अबाउट लीज देन। तो यानी ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं मतलब जनरल नॉलेज के, जनरल नॉलेज बेस पर ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थ्योरी व्योरी पढ़ेंगे तब भी मतलब हम नहीं लगा सकते ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ही कम उम्मीद होती है। तो ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब पानी पीने के लिए और सिंचाई वगैरह के पर्पज के लिए मतलब जो सुटेबल वाटर की एबिलिटी होती है, अर्थ अर्थ का जो टोटल वाटर है मतलब हम उसको सिंचाई के लिए मतलब वो कितना यूज करते हैं ना, मतलब टोटल वाटर ये आउट ऑफ अर्थ टोटल वाटर सप्लाई इज अबाउट लीज देन, यानी टोटल वाटर सप्लाई अर्थ की जो होती है वो लीज देन यानी सिंचाई के लिए ड्रिंकिंग के लिए हम कितना लेते हैं, जो सुटेबल वाटर हमारा होता है 5% होता है या 1% होता है या 6% होता है या 10% होता है, मतलब हम दोनों काम एक ही परसेंट में कर लेते हैं या 5% में दोनों काम कर लेते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। जी 1% जी से भी वो कम होता है। 1% ही है। जी 3% पानी तो हम हाँ ही यूज कर रहे हैं ना, जमीन पर 3% पानी तो पानी है बस, यानी एक हिस्सा पानी है, 3 हिस्सा जो है क्या है, कुछ इस तरीके से उसका है ना, कुछ भी है शायद। तो क्या होगा इसका सही आंसर। ये अब फर्स्ट एक वाला वर्ष। है, जी 1% जी से कम। हाँ ठीक है, हाँ 1% है इसमें। ठीक है, अभी पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, मुझे तो एकदम ये समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 21, टाइडल रेंज। ठीक है, यानी आर इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग, ये क्या है, वाटर एंड, वेदर, वेदर वेदर मुझे यानी ये क्वेश्चन मौसम। समझ में, अच्छा ये वेदर है। वेदर एंड। तो ये मुझे ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, इसमें पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, ये पता नहीं क्या है, किसी एतबार से ये फार्मूला वगैरह निकाल कर ये लगाया गया है, किसी को समझ में आ रहा है क्या ये क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं इसमें, यहाँ तुक्का ये कैसे। चलाना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट हाँ होते हैं वही बात है, एनवायरनमेंट के वही ये बस फॉर्मूला इतना बता देख देंगे। ले कि ये इसका जो आंसर दिया ना वो ऑप्शन नंबर 3 दिया है, बस इतना जहन में रख ले। इसके अलावा हम कुछ यानी कह नहीं सकते, क्या हम बात भाई। रट्टा। जी जी, तुक्का गलत हो गया। चलिए। आप बड़ा देखकर दो वाला लगा रहे थे क्या। हाँ, मैंने कहा ये आधा क्वेश्चन वाधा थोड़ा नंबर, सा लग रहा है। सही कह रहे हैं। A coal-fired thermal power plant has an efficiency of 35%. The electricity from the power plant is used entirely for lighting purpose with average efficiency of 20%. What is the overall efficiency of conversion from coal to lighting? ये वह कह रहे हैं कि एक कोल फायर थर्मल पावर प्लांट है जिसकी इफिशियंसी मतलब क्या है 35% की है, फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी उसी पावर प्लांट से यूज की जाएगी इंटायरली यानी मुकम्मल तौर पर फॉर लाइटिंग पर्पस के लिए विद द एवरेज इफिशियंसी 20%, एवरेज की इफिशियंसी के साथ लाइटिंग के लिए 35 में से यूज किया जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम द कोल टू लाइटिंग, यानी क्या ओवरऑल इसकी इफिशियंसी होगी कन्वर्जन फ्रॉम कोल टू लाइटिंग से। तो यहाँ भी मुझे लगता है कोई फार्मूला वगैरह लगेगा। ठीक है, इंजीनियर बना या कुछ इस देंगे क्वेश्चन से हम कुछ सब समझ, लोग। जी नहीं भाई। सब लोगों को इंजीनियर बना देंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब समझ में आ रहा है, हम तो मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझ जा रहे हैं लेकिन इसका वो निकालने परसेंट का तरीका हमें परसेंट नहीं मालूम, कैसे हम जी निकालेंगे। परसेंट तो पता करना पड़ेगा हाँ, उसका। तो मतलब कैसे निकालेंगे, नहीं जैसे अगर करेंगे भी तो कैसे करेंगे ये मैं पूछ रहा हूँ। हमारे भाई आपको समझ में आ रहा है इसका कैसे निकालेंगे, 35 का 20% निकालेंगे, नहीं तब भी तो नहीं आएगा, ऑप्शन के एतबार से कोई नहीं बनेगा यार, 20 एक ही परसेंट निकल जाएगा, फिर हमारे पास सिर्फ 15 ही बचेगा ना अगर हम लेकर जाएंगे। ये सवाल हमारे शिफ्ट में नहीं आएगा पक्का। डीआई एक्सपर्ट अमरीन से पूछ सकते हैं हम।
तो ये इसका जो ऑप्शन मतलब आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 7 दिया गया। तो बस हमें क्या करना है, हमें इसका आंसर जहन में रखना है, इसी को रट लेना है, हो सकता है कि रिपीट कर दूं। नहीं रट लेना नहीं है, यहाँ पर जब आंसर उसका मिल रहा ही नहीं है, 35 का 20% भी पूछे तो 7 ही तो सबसे लीस्ट पर है, वो तो तुक्का ऐसे ही लगा सकते हैं। हाँ मतलब उस टाइम जहन नहीं काम करता है ना, मेन बात तो ये हो जाती है। तो नहीं 35 का 20% हमें निकालना है ना, तो मतलब कैसे 7% होगा? अगर देखें तो मतलब कैसे निकालेंगे ना, ऐसे ही निकालेंगे ना अगर हम करें 35 × 20 ही करेंगे ना। एक मिनट, मुझे जो मालूम है 35 का 20 अगर हम इसको ऊपर रख दें, ऐसे ही हम करेंगे ना। तो अगर मान लीजिए ये हमारा 100% हो गया, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, ये हमारा 10% हो गया, यहाँ हमने लगा दिया 1%। तो दो को अगर हम लेकर जाएंगे, दो हम 20, तो 20 अगर हमारा निकल गया 35 में से, तो हमारे पास सिर्फ 15 की वैल्यू बची। ठीक है, फिर अगर हम 2 को लेकर जाएंगे 15 में, तो कितना आएगा? 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, तो 17 के आसपास ऐसी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर इन्होंने 15 दिया है। तो अगर उस टाइम अगर हम ये समझेंगे तो हमें लगेगा कि ये 15 होगा। क्या हम ये परसेंटेज ऐसे ही निकलेगा अब ना जो मैं देखिए, निकाल रहा हूँ? जैसे 17 एकम 17, 17 दूनी 34 होता है, 17 से डायरेक्ट ये हो आप सकता बहुत है। अच्छा निकाल आपने रहे हैं, 2 लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला वार्मूला लगेगा नहीं, किसी को वही मैं पकड़ कह के रहा हूँ लाना कि नहीं। पड़ेगा जो बताए। अरे ऐसे यार ये ना 35 कोई एजुकेटर इस वजह से ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे ना, क्योंकि उनको ऐसे खुद ही नहीं ऐसे मालूम है ये 35 सब। का जो है, ऐसे 35 नंबर का 20% जो 7 ही आएगा, क्योंकि 7 5 35 होता है ना, तो 1/5 हाँ जो हाँ हाँ। आएगा वो 7 ही आएगा। हम्म, तो वैसे उसी तरीके से फिर हुआ है क्या ये, लेकिन 20%। चलिए ठीक है, 20 × 55। और कोई एजुकेटर भी नहीं करा रहे ना क्वेश्चन, मतलब तनवीर वीर सर, ये लोग अपनी क्लास में यही बोलते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट कितना पढ़ा ले, हमसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बस कन्वेंशन वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम उसी को पढ़ ले, 1 2 क्वेश्चन बन जाएगा। तो कोई करवा ही नहीं रहा ये सारे क्वेश्चन उसके लिए सब डिटेल में कि कुछ टीचर समझा। को भी तो आना थोड़ा सा जरूरी होता है। अब सब आप ही की तरह हम्म। थोड़ी है, हरफन मौला। नहीं नहीं, हम हर पर मौला नहीं है, तो वही कह रहे हैं कि मतलब कोई करवा नहीं रहे तो कहाँ से हम लोग जानेंगे ये कैसे किया जाएगा, इसी वजह से कह रहे हैं। अब अपनी बात तो अब हम पर डाल दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, द वेस्ट कंपोनेंट ऑफ वेस्ट कैरेक्टराइज एज ट्रैश कंसिस्ट ऑफ। तो ट्रैश में मतलब होता है गार्बेज, जिसको हम मतलब ये रबिश भी बोलते हैं, गार्बेज वगैरह दोनों बोलते हैं। तो कहते हैं कि एक वेस्ट कंपोनेंट है वेस्ट जो कि कैरेक्टराइज किया गया एज अ ट्रैश, यानी जिसको हम कूड़ा करकट मान सकते हैं। तो क्या एनिमल वेस्ट को हम कूड़ा करकट बोलते हैं, पेपर का मतलब कार्डबोर्ड जिसको हम कार्टून बोलते हैं, ठीक है, उसको हम कूड़ा करकट मिलेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट को हम कूड़ा करकट मिलेंगे। वेजिटेबल वेस्ट को हम कूड़ा करकट मिलेंगे, या मतलब वुड वेस्ट को लेंगे, किसको हम ले सकते हैं कूड़ा करकट में? मतलब नहीं भाई, इस क्वेश्चन से पहला मैं यही नंबर समझ रहा हूँ। सभी हाँ आप सभी तो बताइएगा आ हमें, जाएगा। क्या ये सही है? हाँ। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे कैसे आपका कैसे मतलब जो, सही? जी जी, बिल्कुल यहाँ पे जो सूखा हुआ मतलब वो होते हैं, जैसे कि आपका पेपर या बोर्ड और फिर कार्टून वगैरह, या फिर जो वुड वगैरह होते हैं, इसको ट्रश कहते हैं। किसको ट्रस्ट कहते हैं, मतलब जो हमारा क्या होता है? सूखा कुछ कूड़ा करकट। जी हाँ। जी बिल्कुल। तो ये नहीं भाई सही कह रहे हैं, मतलब कूड़ा करकट अगर हम देखें ओवरऑल जो हम लोग बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गई, पेपर हो गया, और सूखी चीजें जो होती हैं, जैसे ये वुड से मुराद कहाँ है? लकड़ी का बुरादा मुराद है, जी। जो मतलब वो रंदा वगैरह मारते हैं, हम्म। मतलब प्लेन करने के लिए जो सब निकलता है ना, तो उसी को बोलते हैं। तो वेजिटेबल जो हमारा होता है ना, जैसे कि एक हमारे मतलब वेस्ट को अगर हम कैरेक्टराइज मतलब वेस्ट को कैटेगराइज किया जाता है मतलब 3 4 कैटेगरी में ना, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एक कमर्शियल वेस्ट होता है, एक डोमेस्टिक वेस्ट होता है, एक एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में हमारे मतलब ये सब आ जाएंगे ना, केमिकल वगैरह आएंगे, ठीक है, तो ये तो हमारा आएगा नहीं। कमर्शियल वेस्ट में आपकी मतलब ये सब प्लास्टिक पेपर वगैरह आ जाएंगे। डोमेस्टिक वेस्ट में आपका मतलब जो लोकल होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स, जिसको हम मतलब सब्जियों के छिलके वगैरह को बोलते हैं, लीव्स यानी पत्ते, जिस धनिया वगैरह की पत्ती नहीं होती है, सूख जाती है तो उसको हम फेंक देते हैं, तो ये हमारा डोमेस्टिक यानी लोकल वेस्ट, यानी जो हमें ड्यूरिंग मतलब वो खाना पकाने के दरमियान जो वेस्ट हम निकालते हैं, इसको हम डोमेस्टिक वेस्ट एग्रीकल्चर में हमारा वेजिटेबल वेस्ट वगैरह जाएगा नहीं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में हमारा हम्म। जैसे जानवर का जो वेस्ट होता है, वीट मतलब जिसको हम घास बोलते हैं,
और भूसी वगैरह बोलते हैं ना, जिसे भैंस वगैरह जो भूसी वगैरह नहीं खाती है उसको फिर लोग फेंक देते हैं, खेती वगैरह में डालते हैं ना खाद के लिए, तो ये एग्रीकल्चर वेस्ट में आ जाएगा। तो अब देखें तो बी सी डी जो है ये हमारी मतलब वेस्ट की टाइप से निकल जा रही है, और ट्रश में मतलब कूड़ा करकट में हमारा पेपर आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगी, वुड आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है। हम्म। ठीक है, यहाँ देखिए ओजोन से फिर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 24, द ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग इज ड्यू टू द इमिशन। कहते हैं कि द ग्लोबल इन्वायरमेंटल मतलब ओजोन डिप्लेटिंग का जो इश्यूज है वो किसके इमिशन की वजह से, यानी किसके निकलने की वजह से होता है, किस गैस के। सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मैंने वही कहा था कि अगर आप लोगों की इसकी जो 7 गैस है आप लोगों को याद होगी तो अभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। और ये हम लोगों की शिफ्ट में भी कल एक क्वेश्चन इससे आया था जो कि सिंगल लाइन में आया था, मैच द कॉलम में नहीं था वो क्वेश्चन। उसी में से वही गैस यहाँ पर रिपीट की हुई है, बस ऑप्शन ये देकर इन्होंने क्या किया, कंफ्यूज किया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो ये मतलब ओजोन में आती ही नहीं है। ठीक है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस जिसके अंदर 7 गैसेस आती हैं इसमें नहीं आती है। ये क्योटो प्रोटोकॉल में ये सल्फर डाइऑक्साइड किसी में नहीं आती, ना क्योटो में आती है ना इसमें आती है। उस क्योटो में आती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड आती है, जिसका मतलब वो होता है SF6। मेथेन, मेथेन हमारी क्योटो में आती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी उसमें आती है, क्योटो में आती है। तो बची हमारे पास एक गैस जिसको हम बोलते हैं क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको मतलब ना क्लोरीनेटेड, जैसे हमारी अगर हम देखें ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस में जो हमारी 7 गैसेस हैं, तो जैसे कि एक होती है हमारी, कौन सी होती है, HCFC होती है ना, हाइड्रोक्लोरो मतलब HCFC हाइड्रोक्लोरो, HCFC ना, हाइड्रो नहीं यार क्या होती है, HFC होती है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है। नहीं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एक होती है, फिर उसके बाद CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। एक होती है हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन। फिर एक होती है चौथे नंबर पे हमारी हेलोन से आती है ना, हेलोन ये वो गैस होती है जो फायरिंग वगैरह से निकलती है, हेलोन। फिर उसके बाद हमारी आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और उसके बाद आती है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफार्म। जो मिथाइल क्लोरोफार्म होता है ना उसी को क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। मिथाइल क्लोरोफार्म को ना मिथाइल क्लोरो मतलब क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वो यही है। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी, नहीं भाई कुछ कहेंगे आप? जी नहीं बिल्कुल। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25, स्मॉल हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया इज एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली। तो ठीक है, जैसे हमारे इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था 175 गीगावाट, ठीक है, जो कि 2022 में वो क्या करेंगे, उसको अचीव करेंगे, और ये 2022 चल रहा है। फिर इंडिया ने 175 वाले को हटाकर 2030 तक रखा 450 गीगावाट, लेकिन पिछले साल यानी 2021 में फिर इंडिया ने क्या किया, उसको हटाकर 500 गीगावाट कर दिया है। ठीक है, तो ये 500 गीगावाट अभी ये हमें नहीं मालूम है कि मतलब कितना कितना किससे लेंगे, लेकिन 175 वाली जो है ये तो शायद आप लोगों को मालूम होगी, उसमें से 100 गीगावाट वो उससे लेंगे ना, मतलब सोलर से लेंगे, जिसमें से 60 वैसे सोलर से लेंगे और 40 रूफटॉप सोलर से लेंगे। 60 जो कि लेंगे विंड एनर्जी से लेंगे, और 10 जो लेंगे 10 गीगावाट वो लेंगे आपका बायोमास से लेंगे, और 5 जो लेंगे ना वो स्मॉल हाइड्रो से लेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है कि स्मॉल हाइड्रो पावर पोटेंशियल, तो जैसे हमारी जो एनर्जी होती है ना, एक इंस्टॉल कैपेसिटी में होती है, एक पोटेंशियल में होती है। तो हमें इसके अंदर नहीं जाना है, लेकिन हमें हमें मालूम भी नहीं है कि मतलब पोटेंशियल क्या होता है, इंस्टॉल क्या होता है। इंस्टॉल मालूम है कि मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है इंस्टॉल करने की, लेकिन पोटेंशियल हमें नहीं मालूम, पोटेंशियल ये लोग किस एतबार से निकालते हैं। लेकिन दोनों की अलग अलग होती है, और दोनों क्वेश्चन में पूछते हैं। जैसे सोलर एनर्जी का पोटेंशियल आपसे पूछते हैं सीक्वेंस वाइज में, कौन सा स्टेट टॉप में है, कौन सा स्टेट मतलब लीस्ट में है। और विंड एनर्जी का भी पोटेंशियल पूछते हैं, वैसा भी पूछते हैं, और इस मरतबा भी क्वेश्चन आया 2020 में भी आया था। तो ये वही पूछ रहे हैं कि स्मॉल हाइड्रो पावर का पोटेंशियल इंडिया में एस्टिमेट मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना है, 60 मेगावाट है या 100 मेगावाट है, 10 गीगावाट है या 20। जैसे 1000 मेगावाट को ना हम 1 गीगावाट बोलते हैं। ठीक है, 1000 मेगावाट को हम 1 गीगावाट बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर 10 गीगावाट है तो हम कह सकते हैं कि 10,000 मेगावाट ये होगा। तो बताइए आप लोग, ये मतलब हम कह सकते हैं ना, मतलब करंट अफेयर्स बेस ये सारे क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर दिया ना ये एनटीए ने ऑप्शन नंबर 20 दिया है, और मैंने इसको सर्च किया, मुझे कहीं मिला नहीं। ठीक है, नेट पे स्मॉल पावर पोटेंशियल इन इंडिया, मतलब मैं देखा कि मतलब ये सोच रहा था कि स्टेट वाइज मिल जाए तो इसको नोट कर लिया जाए, लेकिन कहीं मिला नहीं, ना स्टाल ही में मुझे मिला, ना मतलब इसमें भी मिला, मतलब पोटेंशियल ही में मिला। किसी को मिला था क्या, मतलब कोई सर्च किया इस क्वेश्चन को? और
चलिए तो फिर ठीक है जी। नहीं भाई, आपको कुछ मिला इस क्वेश्चन के ताल्लुक से? हम्माद भाई आपको और कोई किसी को? ये पोटेंशियल का मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब कितना कर सकता है, और जो काइनेटिक होता है मतलब कितना भी मतलब है। तो पोटेंशियल के एतबार से मतलब सॉरी काइनेटिक या फिर के एतबार से 5 था ना हाँ वैसे तो 2022 जो में। हम टारगेट था उसके एतबार से 5 था स्मॉल हाइड्रो पावर। लेकिन जो अच्छा, नया यानी वाला 5 मतलब था और है, इतना मुस्तकबिल में करने का अज़्म, हाँ मुस्तकबिल में करने का अज़्म रखता 20, ये हो नहीं, इस सकता है। वजह से वो कहते हैं नया ना कि वाला, मैं 5 पेज पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने जो है मुझे सिर्फ जो है 2 पेज पढ़ना है। हाँ वही समझ। ये सही बात है। सही कह रहा हूँ नहीं भाई? जी सही बिल्कुल है। सही बात है। तो कहते हैं ना कि बच्चे मतलब 95 ला सकते हैं लेकिन लाता 90 है, उसी तरीके से। जी। हाँ वही, जैसे हम लोग JRF ला सकते हैं लेकिन एक नंबर से गिर जाते हैं ना, वही हो सकता है। सही बात। अरे तो हम लोग को जी जी, पढ़ाता आपका कौन सा नहीं पोटेंशियल भाई जा यार, रहता है, आप भी तो ऊपर हो जाए। इतनी चलिए चलिए चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन नंबर है 26। दिल पे। अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 है, तो सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो गोल 12 बता रहे हैं कि वो कौन सा गोल है? सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। वन ऑफ द टारगेट इज टू रिड्यूस पर कैपिटा फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल बाई। तो मैंने कहा था ना कि जो मतलब सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन वो किससे रिलेट करता है? आपका फूड वेस्ट से रिलेट करता है। फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल, तो वो कितना है? ये इसका विकिपीडिया मैंने देखा था तो मुझे किसी का नहीं मिला, लेकिन मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मतलब जो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन टारगेट से आए हैं तो उन सबका विकिपीडिया में था, तो इसका भी विकिपीडिया में था। तो ये क्या है कि वन कितना वो करेगा? 3/4 या 1/2, 1/3 या 1/4, कितना ये करेगा? तुक्का है 1/2, वन दो थर्ड सब है, नंबर। 1/3। हाँ तो 1/2 ही दिया है, ठीक है। मतलब वही विकिपीडिया में भी दिया, हमें भी इसके बारे में मालूम नहीं और हम अवेयर भी नहीं इसके बारे में। हम मतलब कितना भी पढ़ सकते हैं यार, मतलब अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, तुक्का लगाओ, बहुत अच्छी बात है। फिर पर कैपिटा उसका हाफ बता रहा है, अगर उसका 100% है तो उसका 50% हो रहा है। ऐसे सवाल पूछते हैं मतलब करंट अफेयर से। यार इस मरतबा कुछ ज्यादा आया है, मतलब देखने में असल में शिफ्ट बहुत ज्यादा हो गई थी ना, तो क्या करेंगे, वही वही क्वेश्चन तो बनाएंगे नहीं, कुछ न्यू तो उनको करना ही था। चलिए फिर ठीक है। नईम भाई का फेवरेट क्वेश्चन, एयर क्वालिटी इंडेक्स और उसका कलर कोड आपको बताना है। 0 से 50, 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400। मतलब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर हमारी जो मतलब 2015 में इंडिया के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 8 गैसेज हैं, ठीक है। तो वो 8 गैसेस आप लोगों को मालूम है, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी गैसेस नहीं है, तो जरूर आप लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को याद कर लें। और इस मरतबा ये पूछ लिया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी 0 से 50 अगर लेवल होगा तो वो क्या होता है? जैसे इसका नाम भी है ना कि 0 से 50 हो तो गुड होता है, 0 से 100 मतलब 50 से 100 हो तो उसको ये सेटिस्फैक्टरी बोलते हैं, और 101 से 200 हो तो उसको मॉडरेट बोलते हैं, 201 से 300 हो तो उसको हम ये बोलते हैं ना, मतलब पुअर बोलते हैं, 300 से 400 तो उसको हम सेवियर बोलते हैं, 400 से 500 तो उसको हम मतलब हजार्ड बोलते हैं, यानी वेरी सेवियर, यानी बहुत ज्यादा खतरे मतलब खतरनाक भी ये सारे पॉल्यूशन होते हैं। तो इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, यानी 0 से अगर 50 हमारा गुड है तो गुड कौन सा कलर के लिए आता है? येलो आता है, रेड आता है, ग्रीन आता है, ऑरेंज आता है, मतलब कौन सा कलर दर्शाता है गुड के लिए, बताता है आपको। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। हाँ तो ठीक है, ये ग्रीन कलर गुड का होता है। और सबसे खतरनाक कौन सा होता है? तो अगर 301 से 400 देखें तो मतलब हम ऑप्शन नंबर हम जानते हैं कि रेड जो होता है वो हमेशा हमें गलत को बताता है, ठीक है, मतलब जी। वो खतरे वाली चीज को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखें तो एक ही है, ऑप्शन नंबर डी, जिसको 2 से आप मैच करें तो आपका सही आंसर निकल जाएगा। और नईम भाई ने इसको ग्रुप में भेजा भी था इसका इमेज, तो देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। आप लोग इसको आप छोड़ नहीं सकते, जरूर याद कर लें, इजी है बिल्कुल और समझ में आ जाएगा थोड़ा। जैसे 101 से 200 जो होगा ना, मतलब 0 से 50 दिया और 50 से 100 इन्होंने हटा दिया, 50 से 100 लाइट ग्रीन बोलते हैं, यानी ये जिसको धानी कलर, जैसे यानी ये जो कलर लगा हुआ है ना इसमें, इससे थोड़ा लाइट कलर होता है, ग्रीन का लाइट कलर तो यही होगा ना, तो ये वही कलर होता है जो 50 से 100 होगा। फिर 101 से 200 जो कलर होता है वो येलो होता है। और 201 से 300 कलर जो होता है हमारा ऑरेंज, यानी जो भगवा कलर नारंगी वाले होते हैं, फकीर होते हैं, हम कह सकते हैं कि 300 नंबर ये फकीरों वाला है। 201 से 300 ऑरेंज जो है। फिर 301 से 400 कलर मतलब ये कौन सा होता है? रेड होता है। फिर जो 400 से 500 होता है ना वो मतलब बिल्कुल डार्क रेड होता है,
इसको मेहरून कलर बोलते हैं शायद। जी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर हमारे 8 पॉल्यूशन आते हैं, तो इसके अंदर 8 पॉल्यूशन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग छोड़ दें, उसके अंदर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। 3 ये हो गया। उसके बाद एक आएगा ओजोन, उसके अंदर ओजोन भी आता है। फिर आपका आएगा पर्टिकुलर मैटर यानी PM2.5 आता है, PM10 भी आता है। तो एक मरतबा 2020 में ये क्वेश्चन था कि इसके अंदर कौन से पता है, ठीक है। अमोनिया का मतलब फार्मूला NH3, अमोनिया और लीड, ये 8 पॉल्यूशन आते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2015 में आया था, तो ये इसका मतलब कलर कोड इन्होंने पूछा है। और इस ये भी पूछते हैं ना कि 0 से 50 को क्या बोलते हैं, तो 0 से 50 को गुड बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं अगर कहें एक एक करके, अगर नोट करें नहीं, आप लोग। बहुत टाइम लग जाएगा चलिए सर ठीक। इसमें। इंडिया मैक्सिमम एनर्जी कम्स फ्रॉम, कहते हैं इंडिया की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किससे आती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर प्लांट से आती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है, थर्मल पावर प्लांट से आती है, सोलर। तो अगर हम देखें ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट ये इंडिया के अंदर सबसे कम यानी 3% या 4% है इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो ये सबसे कम, इसको तो हम मतलब कभी भी नहीं कंसीडर कर सकते। तो अब हमें देखना है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है। तो कल जैसे हम लोगों ने थर्मल के ताल्लुक से बातचीत की भी थी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये भी कम ही होगा, क्योंकि ये मतलब पानी वगैरह की मिकदार जब ज्यादा होती है तभी इसकी मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है, वरना अगर पानी उनी नहीं होता तो फिर ये नहीं बनती है, ठीक है। अब ये थर्मल वाली होगी और सोलर वाली होगी, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा बेस्ट है, मतलब किससे ज्यादा आती है इंडिया की मैक्सिमम एनर्जी। थर्ड लग रहा है, थर्मल पावर प्लांट। सोलार पे हाँ तो अभी काम हो रहा है वैसे। हाँ, सोलर पे काम हो रहा है इंडिया के लिए। तो ये इंडिया की जो थर्मल पावर प्लांट है ये इंडिया में सबसे ज्यादा थर्मल से बर वक्त आ रही है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि विंध्याचल, विंध्याचल में थर्मल पावर स्टेशन है इन, ये क्या है उसका नाम? सिरांगुली, सिरांगुली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। विंध्याचल कहाँ पड़ता है? विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, सिरांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 4760 मेगावाट, और यही सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर। हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि बड़ा वाला कहाँ पर है, जैसे इस मतलब विंड एनर्जी का पूछा इन्होंने ना, कि विंड एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पर है। तो थर्मल पावर जो स्टेशन है सबसे बड़ा इंडिया के अंदर, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ पर मतलब लोकेटेड है? ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP यानी मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिरांगुली। 8 सिरांगुली थर्मल पावर मतलब, प्लांट है ना इंडिया में? जी इंडिया में थर्मल और भी पावर है। प्लांट हाँ कितने? थर्मल, 8 है ना? नहीं 8 नहीं है, सरंगुली है और भी ये, होंगे शायद, सरंगुली है भाई। 14 होता है। सिरांगुली है, कितना? हाँ ठीक है। सरंगुली है शायद, वो सरंगुली। हाँ हाँ, सिरांगुली, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इन सिरांगुली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यही सबसे बड़ा है बर वक्त इंडिया में थर्मल पावर में। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 29। ओजोन लेयर टू बिकम ओजोन होल द कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन शुड बी, कहते हैं ओजोन लेयर में अगर द ओजोन लेयर टू बिकम ओजोन होल, अगर उसमें ओजोन होल हो जाती है तो उसको मतलब हम किससे मेजर करते हैं या नापते हैं? द कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन शुड बी। तो जैसे हमें मालूम है कि ओजोन लेयर को मतलब जो गैस किया जाता है या नापा जाता है, डॉप्सन यूनिट से मेजर किया जाता है। जैसे हमें बायोमास को हम किससे मेजर करते हैं? अतलस, अतलस ये इसका एक आला होता है जिससे हम बायोमास को मेजर करते हैं। अनेमोमीटर एक होता है जिससे हम विंड एनर्जी की स्पीड को मेजर करते हैं। जैसे मैंने कहा जो पंखा घूमता है ना, मतलब हवा की जो मतलब स्पीड होती है ना, तो वो जो एनेमोमीटर उसके पंखे के बीच में यानी जो टरबाइन होता है उसी पर लगा हुआ होता है, कुतुब मीनार की तरह होता है, मतलब इधर उधर फैला हुआ होता है। तो वही विंड एनर्जी की स्पीड को मेजर करता है कि हवा मतलब किसकी तरफ है, मतलब हवा का रुख किस तरफ है, तो वो फौरन घुमा देता है पंखे को। तो एनेमोमीटर से विंड एनर्जी की स्पीड को मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट से ओजोन लेयर को मेजर करते हैं, अर्थक्वेक को रिचर स्केल से मेजर करते हैं, और अतलस जो होता है उससे हम बायोमास को मेजर करते हैं। एक हमारा होता है बायो इंडिकेटर जिससे हम इकोसिस्टम को मेजर करते हैं।
तो ये 3-4 मतलब वो जो इसके नापने का ज्वाला मुझे मालूम है। इसके अलावा सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ओजोन लेयर को हम डायप्सन यूनिट से, अब क्या मतलब यहाँ पर हम कैसे लगाएं, हम जैसे हमको सिर्फ मालूम है कि ओजोन लेयर को जो मेजर किया जाता है, मतलब अगर उसके अंदर होल वगैरह होता है डायप्सन, लेकिन यहाँ पर नंबर इन्होंने दिया है कि 220, 300, 320, 400। अब तुक्का ही लगा सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है 200, डायप्सन यूनिट 220, 220 हाँ डायप्सन यूनिट। 220 इसकी यूनिट होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज कोविड-19। तो ये हम लोगों को मालूम है ना, जैसे हम लोग कहते थे सार्स की एक बीमारी चाइना के अंदर आई थी, 2003 में आई थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने 2 कैटेगरी दे दी, सार्स को 2 है और सार्स कोविड-1 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर किसको लगाएं। कहते हैं कि कोविड-19 की डिसीज का मतलब कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल कौन सा वायरस बनता है। इसी तरीके से ना 2003 में ये सार्स की बीमारी आई थी जिसमें लोग मर रहे थे बहुत तेजी से, तो लेकिन ये कोरोना वायरस तो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। तो ये कौन सी है, सार्स कोविड-2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर आर इंडिकेट ऑफ द नेगेटिव सोशल रेदर देन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये मेरे ख्याल से ये वही कह रहे हैं, कौन सा फॉलोइंग फ्यूचर है जो कि इंडिकेट करता है या बताता है निगेटिव मतलब निगेटिविटी सोशल की, मतलब निगेटिव सोशल को रेदर देन यानी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल के बजाय आप सोशल निगेटिविटी को बताइए। तो इसमें से क्या हो सकता है, मतलब जो सबसे खतरनाक होगा वही होगा। फिर देखिए हैबिटेट इन सलम यानी जो गरीबी एरिया में रहते हैं वो लोग, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस इन ग्रुप, ये आपको मालूम है। फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी मैनिफेस्ट इन द ग्रुप, फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या, बेचैनी या डर वगैरह जो ग्रुप के अंदर होती है, क्या ये होगा। एग्रेशन एंड थ्रेट्स मैनिफेस्ट इन कलेक्टिव बिहेवियर, एग्रेशन मतलब एग्रेसिव, ये भी डर के माने में, थ्रेट मतलब किसी को थ्रेट करना मारना, ये भी कलेक्टिव बिहेवियर में। तो ये क्या है कि सोशल की नेगेटिविटी को बताइए रेदर देन फिजिकल एस्पेक्ट होने की बजाय। अगर हम देखें हैबिटेट सलम एरिया में जो रहने वाले, सलम एरिया जिसको हम गरीबी वाली एरिया बोलते हैं, जो रहते हैं जो कॉलोनी वाली एरिया होती है, तो इसमें तो फिजिकल एस्पेक्ट में हमारा आ जाएगा ना, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यहाँ बंदा फिजिकली प्रेजेंट होकर रहेगा, तो हम ए को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये क्या सही हो सकता है, बी सी डी में से आपको पता करना है कि कौन सा सही हो सकता है, मतलब शानदार कौन सा लग रहा है आपको, जो कट्टर निगेटिव नेगेटिविटी में आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस इन ग्रुप, ये हो सकता है। क्लैशेस यानी आपस में ना इत्तेफाकी। फ्रस्ट्रेशन वो जो होता है दबाव, डिप्रेशन एंड एंजाइटी मैनिफेस्ट इन ग्रुप, ये 2 हो सकते हैं। एग्रेशन बोले तो गुस्सा होगा ना। हाँ तो मतलब सोशल नेगेटिविटी पूछा है ना इन्होंने, थ्रेट मैनिफेस्ट इन द कलेक्टिव बिहेवियर में पूछा है, ओवरऑल ओवरऑल कलेक्टिव बिहेवियर में ये सारी चीजें नहीं होती, एग्रेशन है, थ्रेट हाँ है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता हाँ तो बी डी ही सही आंसर है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 32, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ विंड एनर्जी पोटेंशियल एट, ठीक है, 100 मिलियन अबव ग्राउंड लेवल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए अब हमें ना यहाँ पर ये विंड एनर्जी से अलग पूछ लिया, ठीक है। हमें एक ओवरऑल मालूम है कि विंड एनर्जी का पोटेंशियल कितना है, विंड एनर्जी का वर्ल्ड में, विंड एनर्जी में मतलब इंडिया कितने नंबर पर, या विंड एनर्जी में जैसे वर्ल्ड में, जैसे ये नहीं पूछता कार्बन डाइऑक्साइड, और विंड एनर्जी का हम इंस्टॉल जानते हैं, हमें 3 मालूम है। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने विंड एनर्जी पोटेंशियल, पता नहीं क्या ये फार्मूला है, मतलब 100 मिलियन अबव ग्राउंड लेवल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये अलग स्टेट के एतबार से और अलग क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये नया क्वेश्चन है, तो हमें क्या है कि हमें ऐसे याद इसको रखना पड़ेगा, क्या पता इसी क्वेश्चन को वो आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लें, तो इसको हमें याद करना चाहिए। तो चलिए आप लोग बताएं, अगर कुछ समझ में आता है तो फिर देख लेते हैं विंड एनर्जी के ताल्लुक से क्या क्या है थोड़ा बहुत। कर्नाटक में सबसे ज्यादा है ना, सभी को जैसे कि आपने बताया थोड़ी देर कर्नाटका, पहले। गुजरात, तमिलनाडु। कौन तो आपको सा पहला वाला ही होना चाहिए। ए बी। तो ये मतलब ठीक है, इसका जो सही आंसर दिया है एनटीए ने, तो ऑप्शन नंबर 1 ही दिया, ठीक है। तो अगर ये नहीं भाई आप लोग लिखे हैं, कोई लिखा है मतलब विंड एनर्जी का मतलब पोटेंशियल इंडिया में कितना है, कौन कौन से स्टेट फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, नहीं भाई आप लिखे हैं, या और कोई, तनवीर भाई, आप, हमाद भाई, नहीं, नहीं आपने ही निसार। बताया ना थोड़ी देर पहले कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा है। तो मैंने वो बताया था ना, मैंने कर्नाटका को तो ये नहीं बोला था, मैंने वो बोला था कि तमिलनाडु का मैं बोल रहा था, विंड एनर्जी की इंस्टॉल में सबसे ज्यादा मैं तमिलनाडु बोला था। तमिलनाडु बताए।
और फिर खुद का गुम हो तमिलनाडु गया। इंस्टॉल में सबसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो तमिलनाडु वो ऐसे है, ठीक है। अब हमें क्या है ना कि हमें ये नहीं क्वेश्चन मिला, अगर इन्होंने डिक्रीजिंग में पूछा है, ठीक है, तो हमें अब इसको याद करना पड़ेगा। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं ना इसको, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये है अंडमान। अंडमान, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ना कि मतलब कर्नाटका से हम लें, क्या आज गुम हो गए, क्या आज कर्नाटका, क्या आंध्र प्रदेश से आज, गुजरात से गुम, क्या आज गुम हो गए अंडमान निकोबार में तुम, तमिलनाडु से तुम कर लीजिए। तो ऐसे क्या है कि ना हमें याद हो जाएगा, हम स्टेट रट नहीं सकते और फिर हमारे जहन में रह नहीं सकता, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को उतारिए, उसके सामने इसको लिख लीजिए और जो भी आपको लगे, जैसे मैंने ऐसे बनाया ऐसे मैंने लिख लिया इसको, क्या आज गुम हो गए ये अंडमान निकोबार में तुम, क्योंकि इसका सीक्वेंस यही है, ये मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने पूछा है, यानी कम से ये आया है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग तक आया। अगर वो आपसे इंक्रीजिंग पूछ ले फिर आपको वही पलटना पड़ेगा, तो आपको याद रहेगा, आप जल्दी से लिखकर उसको निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि मतलब विंड एनर्जी में अगर आपसे वर्ल्ड में पूछ लिया जाए कि मतलब वर्ल्ड के एतबार से आप उसका सीक्वेंस लगाइए, तो आप कर दीजिए सिवजाइफ, ठीक है। चाइना, यूएस, जर्मन, इंडिया, फ्रांस आएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 2020 में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए थे। तो चाइना, यूएस, जर्मन, इंडिया, फ्रांस, ठीक है। सिवजाइफ हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, CUJIF, सिवजाइफ, चाइना, यूएस, जर्मन, इंडिया, फ्रांस। ये लिख के ना मतलब 2-3 बार पढ़ लेंगे, खुद ही जहन में बैठ जाता है, मतलब रटा हुआ हो जाता है इस एतबार से। लेकिन निमोनिक्स की जरूर पढ़े तभी होता है, वैसे हम कभी भी याद नहीं कर सकते। चाइना पहले पे है, इंडिया चौथे पे है, जर्मन तीसरे पे ये है, ऐसे डिक्रीजिंग नहीं ऑर्डर होगा, में है कि ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर? अगर आप, ये डिक्रीजिंग में है यहाँ पर जो क्वेश्चन में है, तो अभी डिक्रीजिंग का जो मतलब नहीं क्या नहीं, हो गया, अभी यानी जो हम पहले वर्ल्ड शुरू से वर्ल्ड लिखना वाला बंद। बता रहे हैं जो आप। अच्छा, मैं जो वर्ड वाला बता रहा हूँ ये हमारा है इंक्रीजिंग से, चाइना सबसे ज्यादा है, चाइना हर जगह सबसे ज्यादा है, ठीक है। चाइना हर जगह सबसे ज्यादा, सिर्फ बायो एनर्जी, हाँ चाइना, यूएस ये हर जगह पहले दूसरे पे, सिर्फ बायो एनर्जी में हमारा यूएस तीसरे पे आ जाता है। बाकी चाइना, और चाइना अगर आप देखें तो सोलर एनर्जी, चाइना, यूएस, चाइना हर जगह पहले पे है और यूएस दूसरे पे। सोलर एनर्जी में भी वही है, और विंड एनर्जी में भी चाइना, यूएस पहले दूसरे पे है। बायो एनर्जी में भी चाइना पहले पे है, बस बायो एनर्जी में यूएस सिर्फ तीसरे पे आ जाता है, ठीक ये है। आपके पास डिक्रीजिंग लिखा ऑर्डर और हुआ हुआ ना है, अगर दिख हम गया तो ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। जी। मेरे डिक्रीजिंग पास ऑर्डर हुआ लिखा ना, हुआ ऊपर है से लेकिन नीचे आ रहा बहुत, है। अरे भाई। हाँ तो मतलब डिक्रीज, हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि चाइना सबसे ज्यादा है, तो इंक्रीजिंग में जी हाँ। चाइना है, तो इसका मतलब नीचे आएगा डिक्रीजिंग में, हाँ जी जी। जी डिक्रीजिंग ऑर्डर। यार चाइना वाले तो हर जगह आगे रहते हैं ना, उसी से हम समझ सकते हैं, इंडिया वाले कहाँ किसी चीज में आगे। तो अगर विंड एनर्जी के ना ये पोटेंशियल आपसे पूछ ले, या विंड एनर्जी का आपसे इंस्टॉल कैपेसिटी पूछ ले, ठीक है। तो विंड एनर्जी का अगर पोटेंशियल आपसे पूछे तो आप लिख लीजिए, जैसे गुरमीत एक मतलब नाम होता है ना, गुरमीत सिंह, मैंने देखा था अकेडमी पे कोई एजुकेटर, गुरमीत सिंह, तो गुरमीत आप एमपी लिख लीजिए, ठीक है। गुरमीत, GURMIT, गुरमीत एमपी। एमपी से मुराद ये हो गया मध्य प्रदेश, आपका आखिर में आ जाएगा एमपी से मध्य प्रदेश, ठीक। गुरमीत से आपका सबसे पहले आ जाएगा पोटेंशियल में गुजरात, आर से आ जाएगा राजस्थान, यम से आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, टी से आपका आ जाएगा तमिलनाडु। गुरमीत में ये 4 हो गए, फिर एमपी से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ये आपका विंड एनर्जी का पोटेंशियल हो जाएगा, विंड एनर्जी गुरमीत एमपी। गुरमीत एमपी गया, कर लीजिए ऐसे एक जुमला बन जाएगा। तो GUR से आपका क्या हो गया, GU से आपका गुजरात हो गया, आर से हो गया आपका राजस्थान हो गया, एम से हो गया आपका महाराष्ट्र, और टी से हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। ये आपका विंड एनर्जी पोटेंशियल हो जाएगा। अगर आपसे विंड एनर्जी की इंस्टॉल पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसका है, ऐसे बनाया था। तो विंड एनर्जी का अगर आपसे इंस्टॉल पूछ लें तो उसमें सबसे पहले तमिलनाडु आएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान उसमें, तो आप लिख लीजिए तेरे गांव में रुक गया, तेरे गांव में रुक गया। तो तमिलनाडु, गुजरात से गांव हो गया, और में से महाराष्ट्र हो गया, रुक गया से हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। ऐसे तेरे गांव में रुक गया, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये कोई आप लोगों पर कैद नहीं है, आप लोगों को जो भी मतलब जैसे अच्छा लगे उसको याद कर लीजिए। और मतलब ये मैंने सर्च करके निकाला है, क्योंकि पिछली मरतबा मैंने लिखा था, लेकिन इस मरतबा 1-2 स्टेट आगे पीछे हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मतलब कहीं मिले मतलब कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से, और या कोई एजुकेटर वगैरह प्रिंट नोट के जरिए दें तो हमें भी दीजिएगा, ग्रुप में भी शेयर करिएगा।
वैसे मैंने देखा, आज मैंने इसको चेक भी किया था, तो इसी एतबार से जो नेट पे दिया हुआ तो उसी एतबार से क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो उसी एतबार से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तेरे क्योंकि पिछली मरतबा इसका का मैं, मैंने स्टेट जो बता लिखा था। दीजिएगा साबिक भाई। किसका स्टेट? इंस्टॉलेशन का स्टेट दोबारा से बताइएगा। तो ये मैंने कहा ना, तेरे गांव में रुक गया था। टी से मुराद क्या है? तमिलनाडु। और गांव से मुराद है गुजरात। में से मुराद है महाराष्ट्र। रुक गया से मुराद है राजस्थान। रुक गया यानी राजस्थान, तेरे गांव में रुक गया। पोटेंशियल में हो जाएगा गुरमीत एमपी गया यानी गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है। विंड एनर्जी का सीयू जैव, चाइना, यूएस, जर्मन, इंडिया, फ्रांस। सीयू जैव विंड एनर्जी, ये वर्ल्ड के एतबार से। तो विंड एनर्जी चाइना अगर जहां भी आए ना, तो आप समझ जाइए सबसे ज्यादा यही यही है चाइना, उसके बाद यूएस का नंबर आएगा। पोटेंशियल का क्या होता है सादिक भाई? गुरमीत या फिर क्या होता है? गुरमीत सिंह मतलब ना एक मतलब नाम है, मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। ऐसे होगा, ठीक है। ग्रुप में लिखा है ना मैंने, वो गुरमीत, GURMIT, ठीक है। टी, तो ये TMIT को आप तमिलनाडु ले लीजिए, यम को आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आर को आप राजस्थान ले लीजिए, GU को आप गुजरात ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे लिख लीजिए MP। गुरमीत MP गया, तो MP से मुराद यानी मध्य प्रदेश। मैंने इसका 5 बताया और सबका 4-4 बताया, क्योंकि दोनों से जीव से क्वेश्चन है इसमें। गुजरात। ए हाँ, से क्या बताया आपने? किससे? इसमें कहा ए है? ए तो है ही नहीं। GURMIT गुरमीत, GU है, ठीक है। GU से गुजरात, ठीक है। गुजरात में भी तो GU आता है शुरू के हिस्से में। जी जी जी। हाँ, तो आर से आपका राजस्थान हो गया, यम से हो गया महाराष्ट्र हो गया, और आई को छोड़ दिया, IT आप ले लीजिए तमिलनाडु, MP से मध्य प्रदेश हो गया। और तेरे गांव में रुक गया, उसका क्या था? तेरे गांव में टी से तेरे से मुराद हो जाएगा तमिलनाडु, और गांव से मुराद हो जाएगा आपका गुजरात, में से मुराद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, रुक गया से हो जाएगा राजस्थान। ये जो क्वेश्चन था इसके बारे में आपने अच्छा उसको बता दिया। इस क्वेश्चन का मैंने ऐसे किया था ना, इसे ऊपर से मैंने ले लिया, ये हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया, यानी हम समझ सकते हैं कि कर्नाटका हमारा इंक्रीज में मतलब सबसे ज्यादा है। तो मैंने कैसे लिया, क्या आज गुम, मतलब क्या आज गुम हो गए, गुजरात से मुराद क्या है? गुम हो गए। क्या आज गुम हो गए अंडमान निकोबार तमिलनाडु में? नहीं, मतलब मैंने ये कह लिया ना, क्या आज गुम हो गए अंडमान, ये मैं यार पता नहीं क्या इसका नाम है, निकोबार आइसलैंड में तुम, ठीक है। अंडमान निकोबार आइसलैंड में तुम, क्या आज गुम हो गए अंडमान निकोबार में तुम। तो तुम से मुराद तमिलनाडु हो जाएगा ये। इसको नोट कर लें, ये ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यार हम लोग बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों की शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन नहीं आते, पता नहीं जो मालूम होता है। मालूम होकर क्या करेगा, आता हुआ भी तो गलत कर देते हैं। जैसे कि इस मरतबा मेमोरी से उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, हम लोग समझे कि JB MB इस तरीके से पूछा हुआ, वैसे ही लगाकर चले आए, ठीक है। लेकिन उन्होंने स्टोरेज में पूछ लिया था, उसका कोई मतलब जहन ही में नहीं था हम लोग तो गलत हो गया मामला फिर। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, वर द टारगेट गैसेस हुज इमिशन वाज टू बी कवर्ड अंडर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में मैं कह रहा हूँ 6 गैस आई थी, और ये 1997 में ये बना था, 2005 में ये इफेक्ट के अंदर आया था, और इंडिया इसका पार्ट बना था 2002 में, ठीक है। तो अब बताइए इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं और कौन सी नहीं है। तो इसमें तो डेफिनेटली मतलब कौन सी आएंगी इसके अंदर, बताइए। देखिए अब यहाँ पर फार्मूले से इन्होंने पूछ लिया, ठीक है, गैस। जी जैसे कि आप बताए थे सल्फर का तो नहीं आएगा, सल्फर हाँ डाइऑक्साइड। हाँ, उसके अंदर सल्फर हेक्साफ्लोराइड आता है, जिसका मतलब वो फार्मूला SF6 है, ठीक है। उसके अंदर सल्फर हेक्साफ्लोराइड आता है, तो सही बात है। एक को अगर हम एलिमिनेट करेंगे, 2 ऑप्शन हमारा चला गया, ठीक है।
फिर बच रहे हैं हमारे पास 3 and 4। तो इसके अंदर अमोनिया भी नहीं आती। NH3 का जो ये फार्मूला है ये अमोनिया का फार्मूला। तो डी को भी आप एलिमिनेट कर दें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 BCE। तो BCE में क्या है आपका CH4 मिथेन आ रहा है, N2O नहीं, यानी देखो एक हमारा होता है ना ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इन तीनों का फार्मूला अलग है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो जैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 बोलते हैं, इसी तरीके से अगर हम पेयर लें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 हम ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को उल्टा करेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन करेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा NOx हो जाएगा, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन अगर हम करेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा NOx। अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा N2O। यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होता है NO2 होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होगा उसी का उल्टा हो जाएगा, उसमें 2 पहले आ जाएगा O बाद में आ जाएगा, N2O हो जाएगा। तो ये मतलब हमें फर्क इसका करना है कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आती है वो नाइट्रस ऑक्साइड आती है, ना कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आती है, ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है। वो क्या आती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका मतलब फार्मूला है N2O। इससे भी मतलब PYQs में मैंने देखा था ऐसे क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 7 गैस है और इसके अंदर जो 6 गैस है इनका फार्मूला और गैसेस हमें मालूम होनी चाहिए। यार ओजोन वाला जो है ना उसका तो फार्मूला हमें भी याद नहीं, इनका तो मतलब थोड़ा इजी है, समझ में आ जाता है। और वो क्या है यार उतनी लंबी उसका इतना इतना लंबा लंबा फार्मूला है कि मतलब क्या याद किया जाए। ओजोन वाला O3 नहीं है सभी भाई? जी ओजोन O3 है का ना? तो O3 है, लेकिन उसमें जो गैसेस इंक्लूड है उसके लिए पूछ रहे नहीं उसके गैस जो है उसको मैं कह रहा हूँ, ओजोन का तो वो तो मालूम है O3। उसके जो गैसेज है ODS में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मोनेटियल अच्छा अच्छा। प्रोटोकॉल में जो गैसेज, जी वो कह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। इन एग्रीकल्चर रीजन ग्राउंड वाटर कैन हैव सिग्निफिकेंस कंसंट्रेशन ऑफ विच पॉल्यूशन। ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर रीजन में ग्राउंड वाटर मतलब जिसका एक सिग्निफिकेंस कंसंट्रेशन यानी हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब असर होता है, मतलब असर कर सकता है, ठीक है। कौन से पॉल्यूशन का एग्रीकल्चर रीजन में ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा असर होता है? कैडमियम। तो कैडमियम का होगा, लीड का होगा, या नाइट्रेट का होगा, या सेलेनियम का होगा। तो यहाँ पर अगर हम बताएं नाइट्रेट का ना, होता है। हाँ किसका होता है नाइट्रेट का होता है ना, ठीक है। तो कैडमियम क्या होता है ना, कैडमियम का दूसरा नाम होता है इटाई, इटाई डिसीज या उच्च उच्च डिसीज इसको बोलते हैं। ITAI इटाई, इटाई डिसीज बोलते हैं, या उच्च उच्च डिसीज OUCH उच्च उच्च बोलते हैं ना इस तरीके से। तो कैडमियम ये क्या करता है, ये हमारी किडनी को डैमेज करता है कैडमियम। और लीड ये जो पेट्रोलियम वगैरह में होता है ना, जैसे समटाइम अगर हम जैसे मिट्टी का तेल होता है या पेट्रोल वगैरह होता है मतलब अगर हम सूंघते हैं इसको तो बहुत अच्छा लगता है हमें सूंघने में ना, ऐसा और ये बहुत ठंड मतलब अगर आप इसको हाथ से टच करेंगे तो ये बहुत ठंडा होता है, तेल वगैरह जो मिट्टी का होता है या फिर डीजल वगैरह जो होते हैं बहुत ठंडे होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, ये हमारी नर्वसनेस सिस्टम को मतलब बढ़ाता है, और ये इससे मतलब क्या कहते हैं ना, मतलब ब्रेन डैमेज होने का मतलब ज्यादा अंदेशा होता है इससे, लीड से। लीड मतलब ये पेट्रोलियम में पाए जाते हैं, जिससे इंसान मतलब उसकी तरफ खींचा हुआ चला जाता है उसकी महक से, जो कहीं ना कहीं उसके सर में उतर जाती है और फिर उससे उनका मतलब ब्रेन डैमेज होने का डर होता है लीड से। नाइट्रेट जो होता है ये नाइट्रेट 2 जगह पाया जाता है। एक तो नाइट्रेट हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जैसे मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन का एक कीवर्ड हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रेट में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन नाइट्रेट मतलब एक तरीके से ये क्या होती है, ये पेस्टिसाइड होती है जिसको एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, यानी फर्टिलाइजर वगैरह में, फर्टिलाइजर जिसको हम खाद बोलते हैं ना, नाइट्रेट को फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ ऑप्शन के एतबार से अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी फर्टिलाइजर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो वही आएगा ना फर्टिलाइजर जिसमें खाद वगैरह का यूज होगा, तो नाइट्रेट है। और बाकी जो सिलेनियम होता है ये जो कहते हैं थायराइड वगैरह की जो बीमारी होती है और जिससे लोग फूलते हुए चले जाते हैं। और मतलब थायराइड 3-4 तरीके की होती है ना, एक मतलब सुखाने वाली होती है, मतलब जिससे हम बोल सकते हैं मतलब बंदा TB का मरीज हो गया मतलब कुछ भी खाएगा उसके बदन में कुछ भी नहीं लगेगा, तो ऐसे ही टिड्डा ऐसा रहेगा। और एक बिल्कुल फुलाने वाली होती है, लोग बिल्कुल फूल फूल कर कहाँ चले जाते हैं। तो सेलेनियम भी यानी हम एक बीमारी से रिलेटेड है, कैडमियम भी यानी हमारी किडनी डैमेज से रिलेटेड है, लीड जो है ये हमारी नर्वसनेस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। और नाइट्रेट जो है यही हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर को खाद बोलते हैं ना, खाद वगैरह जो खेत में डाली जाती है फसल को नाइट्रेट ग्रो। से ही ब्लू बेबी हाँ सिंड्रोम नाइट्रेट बीमारी से शुरू ही, होती है नाइट्रेट से। जी ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बच्चों में होती है, और हीमोग्लोबिन जो बड़ों में होती है, और वही ब्लू बेबी सिंड्रोम को मीठा मीठा हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिससे बच्चे बिल्कुल नीले पड़ जाते हैं,
मतलब पानी की कमी की वजह से। देखिए ऊपर का तो हमें भी मालूम है कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, तो वही सब आप लोगों को भी याद ही करना पड़ेगा। अंदर तो हम जा नहीं सकते, हम सबको टच नहीं कर सकते, बस ऊपर से जो मालूम उसी को देख लें। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं अगर देखा जाए, बेसिक अजय भाई मालूम हो तो। नाइट्रेट के बारे में और एक बार रिपीट कीजिए तो, आप आवाज थोड़ा मतलब ब्रेक। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ना नाइट्रेट जो होती है, नाइट्रेट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर फॉर द ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, नाइट्रेट को यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के लिए, मतलब क्रॉप्स मतलब फसल को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यानी ये यहाँ क्वेश्चन के एतबार से समझ में आ गया है कि ये एग्रीकल्चर रीजन में नाइट्रेट ही यूज होती है, आम यहाँ ऑप्शन के एतबार से और क्वेश्चन के एतबार से। और नाइट्रेट का एक काज होता है ये, मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी होती है जो कि छोटे बच्चों में पाई जाती है, जो कि तकरीबन 5 साल या 7 साल के बच्चे होते हैं, जिनसे बच्चों के जो मतलब पेट वगैरह होते हैं, या अगर देखा जाए चेहरे वगैरह बिल्कुल ना उनके नीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, मतलब ब्लू कलर के होने लगते हैं, जो कि वो उनके अंदर वो होती है ना, पानी की कमी की वजह से होने लगते हैं नाइट्रेट, जिसको हम मेटा हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन होता है जो बड़ों के अंदर होता है, मतलब हीमोग्लोबिन उसी को बोलते हैं ना कि ये वो पर्सन होता है जिसका खून लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन यानी जो बदन के अंदर खून लाल होते हैं उसी को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। लेकिन अगर वो नाइट्रेट बीमारी उसके अंदर चली जाती है तो वो जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसको बिल्कुल वो खत्म करने लगते हैं। यानी जब खत्म करने लगते हैं तो बड़े भी बिल्कुल सूखने लगते हैं, खून नहीं है तो कुछ भी नहीं है बदन के अंदर, तो वही है। तो इसको मतलब नाइट्रेट लिखिए, उसके आगे लिख लीजिए ये काज करता है हीमोग्लोबिन का, और इसको यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में, ये काज करता है ब्लू बेबी सिंड्रोम का। बस ऐसे लिख, तब भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यूज में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जी जी ठीक है जी नीम भाई, ठीक है। चलिए ठीक है। सादिक भाई, क्वेश्चन नंबर है 35, विच ऑफ नाइट्रेट द, बीमारी का नाम है या नाइट्रेट की वजह से बीमारी होती है? नाइट्रेट की वजह से बीमारी होती है। जी जी ठीक, वही चीज। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पावर प्लांट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्टेंटली रनिंग 24 आवर्स पर डे 7 डे 1 वीक। ये कहते हैं कौन सा फॉलोइंग टाइप है पावर प्लांट का जो कि प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्टेंटली लगातार रनिंग, यानी 24 आवर्स पर डे 7 डे 1 वीक। तो आपको मालूम है ये कह रहा है कि यानी जो हमेशा हमें इलेक्ट्रिसिटी देता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल होगी तभी ना ये हमेशा देगी। जियो थर्मल होती है, या हाइड्रो होती है, सोलर होती है, या विंड होती है। विंड तो हमें विंड। मालूम है कि जिससे, जी विंड हमें मालूम है अगर जिससे हवा चले नहीं तो कैसे फिर ये देगी। सोलर है, तो सोलर है मतलब अगर सम टाइम जैसे कि बारिश वगैरह होती है, ठंडी वगैरह में बिल्कुल धूप निकलती ही नहीं है, तब भी सोलर हमारा चार्ज नहीं होता है। हाइड्रो है, ये भी बारिश से रिलेटेड होती है। तो ये जियो थर्मल होती है, मतलब जिसको मैं कल गलत समझ रहा था, तो ये बिल्कुल सही, ये नेचुरली गैस होती है, क्योंकि जो जमीन के अंदर की गर्मी होती है ना उससे ये बनती है। तो मैंने एक वीडियो देखा था सुबह में, तो जियो थर्मल में वो ये बता रहा था कि मतलब ये जियो थर्मल एनर्जी, इसी वजह से इंडिया में जो एनर्जी का रिसोर्स है जियो थर्मल सबसे कम है। जियो थर्मल से इंडिया के अंदर एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, जियो थर्मल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूएस वाले यूज करते हैं। तो वो बोला कि मतलब ये कुदरती होती है, ये नेचुरल जमीन जिनकी हो जाती है तो उनके लिए मतलब वाह वाह है, यानी वो उनके लिए नेचुरल है जिनकी जमीन मतलब गर्म होती है, मतलब जो जमीन के अंदर की गर्मी होती है ना उससे पानी को हीट करके ये मतलब कहा जाता है, मतलब जियो थर्मल एनर्जी। तो इसके अंदर जो पानी होता है ना, अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ की जो एरिया बिल्कुल गर्म रहती, पानी बिल्कुल हमेशा तपता रहता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, तो वही जियो थर्मल ही वो होता है। वो ठंडा भी होता है लेकिन बहुत बहुत देर में ठंडा होता है, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर में, 1 दिन 2 दिन के अंदर में वो ठंडा हो जाए। तो मतलब महीना, मतलब कहते हैं कि सालों साल लग जाता है वो पानी ठंडा होने में। तो यानी ये नेचुरल एनर्जी है ना, जो जमीन के अंदर की होती है, कुदरती एनर्जी जो होती है, तो उसकी गर्मी की वजह से ये एनर्जी बनती है, तो ये हमारी यही जियो थर्मल होती है। जी नहीं भाई, यही है ना इसका फंडा जियो थर्मल का। जी जी बिल्कुल सही है। जैसे कि मतलब ज्यादातर उन जगहों में होती है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब जमीन के नीचे, जैसे कि हमें पता है प्लेट्स जी होते जी हैं। तो जी जब जी यहाँ मतलब ये दो घिसते हैं तो घिसने की वजह से वहाँ पे एक गर्मी पैदा होता है, एक एनर्जी पैदा होता है। जी जी इसीलिए मतलब जैसे कि क्या कहते हैं, जो नेपाल की तरह जो हिमालय है ना, तो वहाँ पे ज्यादातर मिलता है। और जैसे बहुत सारे लोग इसको मतलब पवित्र स्थान भी मानते हैं, जैसे कि इंडिया में कहीं पे है शायद, वो कश्मीर की तरफ शायद उधर ही होगा। तो वहाँ पे मतलब सिखों के लिए एक जगह है जहाँ मतलब उनको मतलब मुकद्दस मानते हैं। जियो अच्छा। थर्मल का वहाँ पे मतलब एनर्जी का और असल बहुत में ये बड़ा जियो प्लांट। थर्मल उसी एरिया में होती है जहाँ ड्रॉ मतलब जो मतलब पानी की वजह से जहाँ मतलब जमीनें वगैरह सूख जाती हैं, तो उनकी जो जमीन होती है ना वो बिल्कुल अंदर से गर्म रहती है, गर्मी होती है उनकी जमीनों में। तो वो वहीं पर ये होती है जियो थर्मल। ये पंजाब वगैरह की साइड में ये मतलब है, इसका कुछ स्टेशन है जियो थर्मल का।
बना है वहां जी से। जी। तो उसमें क्या है कि ना, उसमें पानी पाइप के जरिए जमीन के अंदर लेकर जाते हैं, फिर उसकी वो एनर्जी से जो भाप निकलती है, तो इससे जनरेट करते हैं एनर्जी। गजब है मतलब टेक्नोलॉजी इसमें ये है। भी है सादिक भाई कि इस एनर्जी को मतलब लाने में खर्चा भी बहुत होता है और इसका पावर भी उतना ज्यादा नहीं होता है, इसमें जी मतलब जी, वही कह रहा पोल्यूशन हूँ, मतलब ज्यादा होता नेचुरल है, तो हमें मतलब कोयला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है ना, पहली बात। तो इससे पॉल्यूशन, कहते हैं ना कि पॉल्यूशन होता है लेकिन बहुत कम होता है, मतलब एकदम ना के बराबर होता है जियोथर्मल से, ठीक है। और बाकी इसी को अगर हम बोले, थर्मल पावर प्लांट जो होता है, इससे हमारा पॉल्यूशन होता है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है ना, वो टोटल पूरा कोयला होता है, उसमें से क्या है कि हम कोयला मतलब डालकर उससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं ना, वो उसमें जो पानी होता है, बिल्कुल। मतलब थर्मल पावर प्लांट ओवरऑल वही है कि उसमें कोयला डालते हैं, तो उसमें पाइप के जरिए मतलब पानी होता है, तो वो पानी बिल्कुल गर्म होता है, ठीक है। फिर उससे जो भाप निकलती है वो टरबाइन में जाता है, फिर वो टरबाइन चलता रहता है, तो टरबाइन के जरिए एनर्जी जो जनरेट होती है, वहां पर वो जनरेटर होता है, मतलब जहाँ से पूरी एनर्जी कन्वर्ट होती है, मतलब बिजली वगैरह, फिर उसके अंदर जाती है। फिर वो जो बड़ा बड़ा वोल्टेज वाला तार नहीं होता, खंभा लगा होता है शहरों में, तो फिर उसके जरिए मतलब इधर उधर थोड़े थोड़े गांव में फिर वो वहां जाती है जी। मतलब जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट वो पूरा टोटल वो कोयले पे चलता है। जियोथर्मल, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल होती है, इसमें हम कोयला वगैरह लगाते ही नहीं, तो कहाँ से फिर ये हमारी वो होगी, मतलब इसके अंदर पॉल्यूशन होगा। तभी इंडिया के अंदर ये बहुत कम है, सबसे कम इसी का रिसोर्स है, जियोथर्मल का। ठीक है, 11 बज गया है। चलिए सादिक भाई, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। चलिए ठीक। मासलामा। है।